हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आज हम सीखेंगे समीकरण निकाय को हल करने की विधियां। देखिए, समीकरण निकाय को हल करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो विधियां हैं। पहली विधि क्या है? बीजगणितीय विधि, एंड दूसरी विधि है ग्राफीय विधि। ठीक है। और बीजगणितीय विधि में भी हमारे पास तीन विधियां हैं। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि एंड वज्रगुणन विधि। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे बीजगणितीय विधि, यानी समीकरण निकाय को हल करने की जो विधियां हैं उसमें हम पहले विधि कवर करेंगे, बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में भी हम कौन सी विधि सीखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण निकाय को हल करना सीखेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो समीकरण रहेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, उसमें किसी एक समीकरण से x या y किसी एक चर राशि का मान निकाल लेंगे और उसे समीकरण 2 में रख देंगे। या फिर समीकरण 2 से भी चर राशि का मान निकाल सकते हो, चाहे x का निकाल लो या y का निकाल लो, और उसे समीकरण 1 में रख दो। ठीक है। यानी कि ऐसा करने से हमारे पास जो समीकरण बनेगा ना, वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। और एक चर वाला रैखिक समीकरण आप सोल्व करना जानते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जो आपकी बुक 3.3 का सवाल नंबर 1, पहले का पहला। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है x + y = 14 एंड ये तो है आपके पास समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 क्या है? x - y = 4। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है उस समीकरण से आप किसी भी एक चर राशि, यानी चाहे तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो आप सबसे पहले यहां पर समीकरण 1 को लिख लो। हमने लिखा x + y = 14। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 14 - y। ठीक है, x का मान क्या आ गया? 14 - y। अब इस x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसलिए इस विधि का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापित करने पर, तो ऐसा करने से देखिए क्या बनेगा। पहले आप समीकरण 2 लिख लो। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? है x - y = 4। मान प्रतिस्थापित करने का मतलब है x की जगह आप क्या लिख दो? 14 - y। तो यहां x है, इसमें हमने लिख दिया 14 - y। ये x की जगह लिखा गया और माइनस है y बराबर 4। अब देखिए ये क्या बन गया हमारे पास है? ये बन गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। हमारे पास था दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसको हमने एक समीकरण की हेल्प से दूसरी समीकरण को कैसा बना लिया? एक चर वाला रैखिक समीकरण बना लिया। अब इसे हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 14 और -y और y, -y मिलके क्या हो गया? -2y = 4। यहां से देखिए क्या आ जाएगा? -2y बराबर ये 4 एंड ये 14 इधर आके क्या बन गए? -14। इससे क्या आया? -2y = -10। और यहां माइनस से आप माइनस कैंसिल कर सकते हो। ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? y = 10/2। तो यहां से y का मान हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 या 2 जिसमें आपकी मर्जी आए उसमें प्रतिस्थापित कर दो, यानी दोबारा रख लो ये जो y का मान आया है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 क्या है? x + y = 14। यहां से क्या आ जाएगा? y का मान 5 रखो, x + 5 = 14। x = 14 - 5। यहां से x बराबर क्या आ गया? 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? x = 9 एंड y = 5। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया? एक बार दोबारा देख लो, विधि क्या है?
यानी कि हम किसी भी एक समीकरण को पकड़ेंगे, उससे एक चर को x या y को दूसरे चर के पदों में लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ x को किसके पदों में लिख लिया, y के पदों में, यानी x को छोड़ के बाकी सब दूसरी साइड में लिख दिया, और फिर उस मान को हम दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, समीकरण 1 से x का मान निकाला है और उसे समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में रखने पर क्या बन गया, ये समीकरण है वो हमारे पास है एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को आप एक समीकरण से हल कर सकते हो। तो यहाँ इसको हल किया हमने, जिससे हमारे पास y का मान आ गया, और अब y के मान को हम वापस समीकरण 1 या 2 जिसमें आपकी मर्जी है उसमें रख देंगे। ओके, ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप समीकरण 1 से निकाल रहे हो x का मान, तो उसे समीकरण 2 में रखिए, और अगर 2 से निकाल रहे हो तो उसे 1 में रखिए। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, पहले का पढ़ा। अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, ये है समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 क्या है, s बाई 3 टी बाई 2 बराबर 6। तो यहां देखिए समीकरण 1 तो सरल रूप में है, लेकिन जो समीकरण 2 है वो सरल रूप में नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 को सरल रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए पहले ऐसा करते हैं, यानी इस टाइप का होता तो हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते, लेकिन समीकरण 2 है वो हमारे पास है थोड़ा सरल रूप में नहीं है, तो इसे हम सरल कर लेते हैं। यानी समीकरण 2 को पुनः लिखने पर ऐसे में क्या करेंगे, हम यहां पर 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। ये क्या बन गया, 6 को 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को s से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2s, और यहां क्या आ जाएगा 3t, 6 में भाग दिया 2 का, 3 आया, 3 को t से गुणा कर दिया। आई होप ये सब तो आपको आ रहा होगा 10th क्लास में। अगर ये बन गया बराबर 6। अब देखिए ये बना यहां से 2s प्लस 3t बराबर 36, तो यहां पर इसको वजन गुणा कर दिया, तो 6 6 का 36। ये हमारे पास समीकरण 2 है, इसको मैंने 3 बोल दिया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 3 को सरल करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से वापस समीकरण 1 से s का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 को तो आप भूल जाओ, 1 और 3 हमारे लिए समीकरण बन गए। एक समीकरण तो ये है, और दूसरा समीकरण क्या है, ये वाला है। ठीक है, अब इन दो समीकरण को हम सोल्व करेंगे। तो वापस से समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, s का मान निकाल रहे हैं। क्या आ जाएगा, देखो s बराबर आ जाएगा हमारे पास है 3 प्लस t। ठीक है, ये s का मान है। अब इस s के मान को हम कहां प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरण 3 में। ठीक है, यानी s के मान को हमें यहां रखना है, s बराबर 3 प्लस t को समीकरण 3 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 2s, एक बार लिख लो इसको, 2s प्लस 3t बराबर 36। यहां देखिए आप s बराबर क्या लिखना है, 3 प्लस t, तो जो बाकी सब है वैसे का वैसा रखो, यहां पर 2। अब ये गुना है तो हम ब्रैकेट लिख देते हैं, क्या आएगा 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। ओके, देखो ये समीकरण 2 था, इसमें हमने s का मान पुट कर दिया, 2 इंटू s का मान क्या है 3 प्लस t, यहां पर ब्रैकेट लगाना ना भूलें, एंड प्लस है 3t बराबर 36। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, ये क्या बनेगा, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, और यहां से ये क्या आ जाएगा, इस 6 को इधर भेज देंगे हम, और ये 2t और 3t जुड़ के क्या बन जाएगा 5t। ठीक है भाई, और यहां क्या आ जाएगा 36, और इस 6 को इधर भेजोगे तो 36, ये प्लस के 6 इधर आके माइनस के हो गए, 36 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 30, तो यहां हम लिख सकते हैं 30। ठीक है, अब t बराबर क्या आया 30/5, तो t का मान आ गया हमारे पास है 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए t के मान को हम क्या करें, समीकरण 1 में रख दें या 2 में, एक इजी लग रहा है तो हम 1 में रख देते हैं। ठीक है भाई, तो t का मान
समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी की जगह क्या रखें 6 बराबर 3, तो यहां से s बराबर क्या आ गया 3 प्लस 6 बराबर 9। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, अतः हम कह सकते हैं s बराबर 9 एंड t बराबर 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या हमारा उत्तर सही है, इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मान को दोनों समीकरण में रख के देख सकते हैं। तो देखिए s बराबर 9 में यहां रखूं और t बराबर 6, तो 9 में से 6 गया 3 बराबर 3, इसका मतलब सही है। इसमें रख के देखें s का मान क्या रखेंगे हम 9, तो 2 इंटू 9, 9 दूनी 18 प्लस 3 छीके 18, और 18 और 18 कितने होते हैं 36। इसका मतलब s और t के ये दोनों मान इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यही इस समीकरण का क्या है, हल है निकाय का। ठीक है भाई, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये है समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। चलिए वापस से सरल करते हैं। तो यहां पर हम समीकरण 1 से इस बार x का मान निकालने के बजाय y का निकाल लेते हैं। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे x का निकालो या y का निकालो, लेकिन हम वो मान निकालेंगे जिससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। सपोज इसमें x का मान निकाला किसी बच्चे ने, तो ये क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा 3x बराबर 3 प्लस y, और फिर x बराबर क्या लिखना पड़ेगा 3 प्लस y बटा 3। बात समझ आ रही है? तो यहां पर ये एक प्रकार से फ्रैक्शन टाइप का सीन बन गया। तो इसकी बजाय अगर y का मान निकालें हम, तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, तो हम y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि y का गुणांक क्या है 1 है, वैसे -1 है। ओके, सो हमने लिखा समीकरण 1 से आप x का मान निकाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, समीकरण 1 से मैं दोनों निकाल के दिखा देता हूं आपको। पहले x वाला ही कर लेते हैं। क्या आएगा, x बराबर यहां से हमने लिखा 3x बराबर 3 प्लस y, और x बराबर आ गया 3 प्लस y बटा 3। अब इस मान को हम कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, सो ये लिखा हमने, इसको आप समझिए, पढ़कर देखिए क्या लिखा है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। सो समीकरण 2 लिख लो पहले, x माइनस 3y बराबर 9। सो यहां पर क्या आ जाएगा, x का मान रख रहे हैं, ये आया 9 इंटू 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए यहां पर ये 9 है, ये इस पूरी संख्या के साथ गुणा में है, पूरी संख्या के साथ गुणा में है, इसका मतलब हम इस 9 को इस 3 से काट सकते हैं। ऐसे इस 3 से 3 को मत काट देना, ये इसके साथ गुणा में नहीं है, ये यहां पर इसके साथ जोड़ में है। ठीक है भाई, बच्चे जो एडवांस लेवल के होते हैं वो उड़ा देते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा आप बिल्कुल मत करना। यहां से 3 तिया 9, अब इसको गुणा करो, 3 को अंदर दे दो, 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। अब ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y है, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल, और हमारे पास आ गया 9 बराबर 9। तो 9 बराबर 9 आया। अब तो कुछ सोल्व करने लायक बचा ही नहीं हमारे पास, तो क्या हमने कोई गलती कर दी? नहीं, गलती नहीं की। देखिए 9 बराबर 9 का मतलब है, ये बात तो हमेशा ही सत्य है। इसका मतलब है, आप ऐसे समझो कि ये जो समीकरण निकाय है वो वाला केस है जिसमें रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, यानी इस केस में अनंत हल आएगी, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए आप इसको चेक कर सकते हो, मैं जो समीकरण लिखा है इसको चेक कर रहा हूं, क्या ये वास्तव में संपाती रेखाओं वाला है। a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 और c1 बराबर कितना आएगा, ये 3 इधर जाएगा, क्योंकि ये व्यापक रूप में नहीं है तो इस 3 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, c1 का मान -3। ओके, और यहां से a2 बराबर 9 और b2 की वैल्यू कितनी है भाई, यहां b1 है,
B2 इज -3 एंड C2 बराबर -9। अब देखो A1 बटा A2 निकालो, ये आ गया 3/9 यानी 1/3। B1 बटा B2 निकालो, ये आ गया -1 बटा -3 सो बराबर 1/3। और C1 बटा C2 क्या आ गया -3 बटा -9, ये आ गया 1/3। इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं होंगी संपाती होंगी, संपाती होंगी और इस निकाय के क्या होंगे अनंत हल होंगे। ओके भाई, सो इसको अगर आप y का मान निकाल के करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। देखो हमने यहां पर सपोज करो किसी बच्चे ने पहले समीकरण 1 से y का मान निकाल लिया, तो वो क्या लिखेगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। तो हमने x का मान निकाल के आपको दिखा दिया कि ऐसे सोल्व हो जाएगा, बट अगर y का मान निकाल के करेंगे तो क्या होता है, हमने लिखा समीकरण 1 से, सो y का मान क्या आएगा, ये इधर लिखो -y बराबर ये 3 माइनस 3x, ये 3x उधर चला गया और माइनस का हो गया। अब देखिए यहां पर तो हमारे पास क्या आ गया -y आ गया, जबकि हमें क्या चाहिए y चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी समीकरण को -1 से गुणा कर सकते हैं। तो माइनस से गुणा करने पर यहां क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस वो प्लस बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, -1 से गुणा करने पर। तो ऐसा करने से मैंने, चलो लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, या आपको लिख के दिखाया, -1 इंटू -y बराबर -1 इंटू 3 माइनस 3x। अब देखो ये बन गया माइनस माइनस प्लस एंड y बराबर, यहां पर हमने लिखा -1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3 और माइनस है प्लस के 3x। सो ये बेसिकली क्या बन गया, y बराबर 3x पहले लिख देता हूं मैं और माइनस का 3। अब ये y का मान आ गया, तो आप y का मान भी समीकरण 2 में रख सकते हो। इससे क्या आएगा, देखो क्या वैसा ही बन रहा है। तो हमने y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, सो हमने लिखा 9x माइनस 3y बराबर 9। यहां पर y का मान आप क्या लिखोगे, 3x माइनस 3। सो ये क्या आ जाएगा, 9x माइनस 3 इंटू y की जगह रखो 3x माइनस 3 बराबर 9 लिखा है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये बन जाएगा 9x माइनस 3 किया 9x और प्लस 9, इस बार सॉरी यहाँ पर 9 है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, प्लस के 9x माइनस के 9x, अगेन हमारे पास क्या आ गया 9 बराबर 9। तो वैसा ही रिजल्ट मिल गया। और ऐसा केस बन जाए तो आप बोल दोगे कि इस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर में क्या लिखा है, 0.2x प्लस 0.3y 1.3, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या लिखा है, ऐसा करके कुछ लिखा है, ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए पहली चीज तो पॉइंट या रूट आ जाए ऐसे सवाल में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सोल्व करोगे तो वो भी सिंपल ही सवाल होता है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं या आप पॉइंट हटाकर भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। तो मैं इसको पॉइंट हटा के सोल्व कर रहा हूं, यानी समीकरण 1 और 2 को पुनः लिख रहा हूं। पहले हम समीकरण 1 को पुनः लिखते हैं, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं, आप लैंग्वेज लिख लेना, समीकरण 1 को पुनः लिखने पर। तो देखिए पुनः लिखने का मतलब है हम यहां पर पॉइंट हटाएंगे, तो जो 0.2 है उसका हमने पॉइंट हटाया, 1 पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये बनेगा 2/10, साथ में है x प्लस ये बनेगा 3/10y और बराबर इसका पॉइंट हटाया नीचे 10 आ जाएंगे, ये बन जाएगा 13/10। ओके भाई, अब देखिए यहां हर में से हम कॉमन ले सकते हैं, 10 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा 1/10 हमने बाहर लिख दिया, अंदर बन गया 2x प्लस 3y बराबर 13/10। अब यहां पर हम इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो समीकरण निकल के आया वो क्या बना, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर
13। ओके, ये 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। इसको अगर समझना है तो आप क्या करो, ऐसे भी कर सकते हो कि हमने समीकरण को 10 से गुणा कर दिया, तो दोनों इधर से 10 से गुणा करोगे और इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। एक पक्ष को हम गुणा नहीं कर सकते, तो दोनों पक्षों को गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ 10 से गुणा किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इस 10 से इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। कहने का मतलब है इस 10 से ये वाला 10 है वो कैंसिल हो गया, और वो समीकरण थोड़ा आसान रूप में आ गया हमारे पास। इसको हम समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। ये है आपका समीकरण नंबर 3। अब इसी लाइन पे आप समीकरण 2 को लिख सकते हो। तो समीकरण 2 को मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैंने कुछ तो लिखा है कि क्या लिखा है उसको आप पढ़ के देखो, डिकोड करो। मैंने लिखा है समीकरण 2 को पुनः लिखने पर। सो ये क्या बनेगा, 4/10 पॉइंट हटाया, बटा में 10 आ गए, प्लस 5/10y और बराबर 23/10। ओके, सो यहां से फिर से 10 कॉमन, इसको लिखा है 1/10, बाहर लिख दिया, और ये बन गया 4x प्लस 5y बराबर 23/10, एंड इस 10 ने इस 10 को कैंसिल कर दिया। सो हमारे पास समीकरण 2 है वो पुनः किस रूप में आ गया, ये आ गया 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे। ओके, जो समीकरण 1 और 2 थे उन्हीं समीकरण को हमने दूसरे रूप में व्यक्त कर लिया। अब आपको ये थोड़ा आसान फॉर्म लग रहा है। ठीक है, इसके लिए आप फिर से समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, चाहे समीकरण 2 से निकाल लो। तो हम यहाँ 3 से 3 और 4 को सोल्व कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब समीकरण जो 3 लिखा है उससे x का मान निकाल के समीकरण 4 में रख रहा हूं। सो निकालते हैं, यहां क्या आएगा, समीकरण 3 से x बराबर कितना आएगा, पहले आप लिखो 2x बराबर 13 माइनस 3y। यहां से x बराबर आ गया 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक है भाई, ये x का मान कहां रखेंगे हम, समीकरण 4 में। x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 4 में। सो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 को देखो, ये रही, इसमें x की जगह क्या रख देंगे हम, 13 माइनस 3 बटा 2। x की जगह हम रखेंगे 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। सो यहां से फिर से हम ये 4 है वो गुणा में है, इस पूरे के साथ गुणा में, तो कैंसिल कर सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, इस 2 को अंदर भेजा, गुणा कर रहे हैं, तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। ओके, अब देखिए ये 26 है वो दूसरी साइड चला जाएगा, इधर भेज देंगे, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर 23 माइनस 26। सो माइनस के 6y प्लस का 5y क्या आता है, माइनस का y, और बराबर क्या बन गया, माइनस के 3। फिर से आप क्या करो, इस यहां माइनस y की वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम वैसे तो आप क्या कर सकते हो, समझने के लिए तो ऐसे समझो कि इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दिया और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या किया है, इस समीकरण को -1 से गुणा किया है। ठीक है, ऐसे माइनस से माइनस आप उड़ाना नहीं, आप लिखो कि समीकरण को दोनों पक्षों को -1 से गुणा करने पर, तो -1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस y है, ये क्या बन जाएगा आपका प्लस y, और माइनस का 3 क्या बन जाएगा, प्लस का 3। तो हमारे पास y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। इतना काम हो गया। एक मान आने के बाद हम उसे क्या करते हैं, समीकरण में रख देते हैं। अब मर्जी है समीकरण में रख दो, इस मान को हम कहां रख रहे हैं, समीकरण 3 में। तो रखो, जो y का मान है उसे समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। y बराबर हमें कितना रखना है, 3 रखना है। सो ये 2x प्लस 3, y का मान कितना रखा, 3 बराबर 13। यहां से क्या आ गया, 2x, ये प्लस का 9 बनेगा, उसको उधर भेजा। सो 13 माइनस 9, 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। और यहां से x बराबर आपका क्या आ गया, 4/2 यानी कि 2। तो यहां हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हुआ,
x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 अतः एंड y बराबर 3। ठीक है, अब इसको चेक करें क्या यही आंसर है। तो समीकरण 1 में रख के देखो, सॉरी एक पॉइंट वगैरह नहीं है, इसकी बजाय आप 3 में रख लो और 4 में रख लो। तो पहले 4 में रख के देखते हैं, देखो ये कितना आएगा 4 गुनी 8 और y का मान कितना है 3, तो 5 दिया 15, 15 और 8 कितने होते हैं 23। इसका मतलब इस समीकरण को ये मान संतुष्ट कर रहा है। इसमें रख के देखते हैं समीकरण जो आपका 3 है, x बराबर कितना रखा 2 दूनी 4, y बराबर 3, 3 दिया 9 और 9 और 4 कितने होते हैं 13। इसका मतलब ये समीकरण है, ये जो मान है x और y के दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या है आंसर है। ओके, सो इसको थोड़ा हमने सही सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखा है, आप इसे नोट करो तो ऐसे यहाँ पर लिखा कि समीकरण 1 को पुनः लिखने पर और फिर समीकरण 2 को, फिर समीकरण 3 और 4 को आप नया समीकरण मान लो, उन समीकरण को सोल्व कर लो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इसमें रूट वगैरह नजर आ रहा है, तो रूट को देखकर डरना नहीं है, इसे हम सोल्व कर लेंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। सो ऐसे सवाल होते हैं वो बेसिकली होते आसान है, डराने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, ये है आपका समीकरण नंबर 1। और 2 क्या है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, समीकरण 2। चलो वही प्रोसेस हमारा, क्या करेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से चाहे तो x का मान निकाल लेंगे या फिर y का मान, और जो भी मान आया उसे समीकरण 2 में रख देंगे और उसके बाद में उसे सोल्व कर लेंगे। वो बेसिकली कैसा समीकरण बन जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम किसी भी तरीके से एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदल रहे हैं, और यहां पर जो विधि का प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 से क्या आएगा भाई, रूट 2x हमने इधर लिखा और ये उधर चला गया, क्या बना माइनस का रूट 3y। अब यहां से x बराबर क्या आएगा माइनस रूट 3 बटा रूट 2y, ये x का मान आ गया। ओके, अब इस x के मान को आपको कहां रखना है, समीकरण 1 से निकाला है हमने, तो इसे समीकरण 2 में रखना है। चलिए रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। चलो ये बना रूट 3 और माइनस का रूट 3 बटा रूट 2y माइनस रूट 8y बराबर 0। अब देखिए ये रूट 3 और रूट 3 आपस में गुणा होकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये सब आता है ना कि रूट 3 को जब हम रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 3 बनेगा, और रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हैं तो कितना बन जाता है 2, रूट 5 को रूट 5 से गुणा करें तो कितना बनेगा 5। तो यहां ऊपर हमारे पास क्या बन गया अभी माइनस का 3, क्योंकि एक संख्या माइनस की है, तो माइनस 3y बटा रूट 2 बराबर रूट 8y बराबर 0। ओके, अब देखिए वैसे तो आप इसे यहां पर y कॉमन लेके सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई, यहां से y क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, और दूसरा तरीका क्या है हम इसे एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर हम क्या करें, अगर y कॉमन ले लें, आपको नजर आ रहा है दो पद है और दोनों में y है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं y कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या आएगा भाई, y हमने कॉमन लिया और अंदर क्या बच गया माइनस 3 बटा रूट 2 और माइनस का रूट 8 बराबर 0। तो ऐसे केस में हम एलसीएम से बच जाएंगे, बिकॉज ये y गुणा कुछ है। अब हम यहां से y का मान निकालें, हमें यहां पर आगे 0 नजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी संख्या है इसको बिना सोल्व किए मैं इधर बटा भी भेज सकता हूं, वज्र गुणा हो जाएगा, यानी ये इधर चला जाएगा, ये बनेगा 0 बटा ये वाली संख्या पूरी माइनस 3
बटा रूट 2 और माइनस रूट आउट। ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन बच गई, बिकॉज जीरो के अपॉन में कोई भी संख्या हो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। सो हम कह सकते हैं y का मान क्या आ गया, जीरो। ओके, बट अगर आप इसे यहां से आगे एलसीएम लेके करना चाहो, इससे आगे एलसीएम लेके करना चाहो तो वो भी सीख लो। उसमें क्या करेंगे, हमने क्या लिया, रूट 2, यहां पर अपॉन में 1 लिखा और ये क्या बन जाएगा, रूट 2, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। ओके, अब अंदर देखिए क्या बचेगा, यहां पर तो रूट 2 है, यहां भी रूट 2 है, तो ऊपर तो सीधा का ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस का 3y, और यहां पर ये रूट 2 किससे गुना हो जाएंगे, रूट 8 से। ठीक है, अब रूट 2 को रूट 8 से गुना करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर 1 है। सो रूट 2 इंटू रूट 8 क्या बनेगा, एक्चुअली में दोनों संख्याएं रूट में, तो गुना कर लो आप और रूट लगा दो, ये बन गया 8 दूनी 16। ठीक है भाई, सो यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा, 4। बट अगर एक संख्या रूट से बाहर होती है ना, तो आप ऐसे गुना नहीं कर सकते कि ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि 2 गुना रूट 8 करना है तो क्या लिख देते हैं, रूट 16। ये गलत है, आप दोनों संख्याएं रूट में है तभी गुना कर सकते हो। ओके, इसको गुना करने के लिए आप क्या करो, इस 2 को रूट के अंदर डाल दो। जैसे 4 है वो रूट से बाहर आकर क्या बनता है, 2, तो 2 है वो रूट के अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा, 4। तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट 4, 2 को मैंने क्या लिख दिया, रूट 4, और गुणा रूट 8, तो ये बन गया रूट 32। अब गुणा कर सकते हो आप, ये भी संख्या रूट की और ये भी संख्या रूट की। ओके, सो यहां पर क्या होगा, रूट 2 गुणा होगा किससे, रूट 8 से, और ये बन गया रूट 16, और रूट 16 का मान कितना होता है, 4, तो हम इसे लिख देंगे 4y बराबर 0। अब यहां से ये रूट 2 0 के साथ गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0, और ये माइनस का 3y और माइनस का 4y मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर 0। अब क्या करो, y बराबर 0 बटा -7, ये -7 अपॉन में चला गया, तो भी 0 के अपॉन में कुछ भी हो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसका मतलब y का मान क्या आ गया, 0। अच्छा, यही मान हमें यहां से मिला था, यहां हमें ये एलसीएम नहीं किया, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अब देखिए y का मान तो आ गया, अब हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, 2 में रख दो, तो y का मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, देखिए रूट 2x प्लस रूट 3, y की जगह क्या रखा, 0 बराबर 0 है, तो यहां से क्या बन जाएगा, रूट 3 को आप 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सो ये बन गया रूट 2x प्लस 0 बराबर 0। सो यहां से क्या आएगा हमारे पास है, रूट 2x बराबर 0, और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 0 बटा रूट 2, अगेन 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। सो हम यहां क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो मान आए, x का मान भी क्या आया, 0, और y का मान भी क्या आया, 0। समझ में आया, आप रख के देख लो, x बराबर 0 रखोगे ये टर्म 0 हो जाएगा, यहां y बराबर 0 रखा ये टर्म 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 बराबर 0। ऐसा यहां पर x बराबर 0 रखा, ये क्या बनेगा, 0, 0 माइनस y बराबर 0 रखा, 0, 0 माइनस 0 बराबर क्या होता है, 0। ओके, सो यही हमारा आंसर है। ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, आप सोल्व करोगे तो सोल्व हो जाएगा। ऐसे रूट वगैरह को देखकर ही छोड़ दिया तो नहीं होगा। वैसे भी मैथ का सिंपल सा फंडा है कि आप करते जाइए, अपना पेन चलाइए, हाथ पांव मारोगे तो स्वाद होगा। ठीक है, अगर ट्राई नहीं किया, स्वाद को देख के छोड़ दिया तो नहीं बनेगा। नंबर 5, सॉरी 6, क्या है, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, और ये तो है आपका समीकरण नंबर 1। थोड़ा सा फास्ट करते हैं फिर। 2 क्या है, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सरल रूप में लिखेंगे। तो समीकरण 1 को सरल रूप में लिखने पर, तो यहां से क्या बनेगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। सो ये क्या बन गया,
9x, 6 में आपने 2 का भाग दिया 3 और 3 दिया 9, यहां से 2 10y, 3 दूनी 6, 2 5 10, 10y बराबर माइनस के 2। ये क्या है 9x माइनस 10y, वजन गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 माइनस के 12, ये हमारे लिए क्या बन गया समीकरण नंबर 3। ओके, एक्चुअल में क्या है समीकरण 1 ही है। अब समीकरण 1 से हमें कोई मतलब नहीं था। अब समीकरण 4 को पुनः लिखते हैं, समीकरण 2 को सॉरी को पुनः लिखा, क्या लिखेंगे एलसीएम फिर से क्या गया 6 और यहां बनेगा 2x, 6 में 3 का भाग दिया 2, 2 को x से गुणा कर दिया प्लस 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 को y से गुणा कर दिया 3y बराबर 13 बटा 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया और समीकरण क्या बन गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ओके, ये है आपका समीकरण नंबर 4। अब हमें समीकरण 1 और 2 से कोई मतलब नहीं रहा, हमने उनको सरल रूप में व्यक्त करके समीकरण 3 और 4 प्राप्त कर लिए। अब 3 और 4 को सरल करने का वही तरीका, सबसे पहले हम समीकरण 3 से x का मान निकालते हैं। क्या आएगा भाई समीकरण 3 से x का मान निकालो, ये आया 9x बराबर 10y, 10y इधर आया प्लस का बन गया माइनस के 12 और यहां से x बराबर आ गया 10y माइनस 12 बटा 9। अब x का मान हम कहां रख देंगे समीकरण 4 में। ठीक है भाई, समीकरण 4 हमारे लिए वैसे जो 1 और 2 से आप करते थे ना स्टार्ट में, अब समीकरण 3 और 4 को कर रहे हैं तो बेसिकली 4 कुछ भी नहीं है, समीकरण 2 ही है। तो समीकरण x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या रखेंगे 2 इंटू एक्स का मान रखो 10y माइनस 12 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13, यहां से बन गया गुणा कर दिया, कैंसिल वगैरह हो नहीं रहा है क्योंकि ये 2 है ये 9 है, तो 10y माइनस 24 बटा 9 प्लस 3y बटा 1 लिख दो क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां 9 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9, ये वाली संख्या एज इट इज आ जाएगी 10y माइनस 24 प्लस यहां कितना आ जाएगा 27y, हाँ 27y आएगा ना, बिल्कुल 27y। ये यहां पर हमने मिस्टेक कर दिया, 10 दूनी 20 लिखना पड़ेगा, ये बना 20 बराबर 13। अब क्या आएगा ये जोड़ दो, चलो एक बार इसको वजन गुणा कर लेते हैं, 20y माइनस 24 प्लस 27y बराबर 13 117। ओके, अब यहां से माइनस 24 को इधर भेज देते हैं, ये क्या बन जाएगा माइनस का 24 इधर जाके प्लस 24 और 117 में हम 24 जोड़ देंगे और यहां ये 20y और 27y जुड़ जाएंगे। इसको मैं क्या लिख रहा हूं 20y और 27y को जोड़ के लिख रहा हूं 47y। ओके, और ये इधर भेज रहे हैं, 117 में 24 जोड़ा कितना बन गया 141। अब यहां से y बराबर क्या आ जाएगा 141 बटा 47 और ये 3 से कैंसिल हो गया, 47 या 141, यहां 3 आ गया। सो y का मान क्या आ गया 3। अब y के मान का क्या करना है हमें समीकरण 3 में रख दो या 4 में रख दो। ठीक है, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, यहां कितना आ गया 10 या 30, जैसे आपने y का मान रखा लाइन लिख देना, y का मान समीकरण 3 में रखेगा तो क्या आएगा 9x, चलो कर लेते हैं बराबर, यहां आपने कितना रखा 3 रखा तो ये बन गया 10 या 30, ये इधर जाएगा तो माइनस के 30 इधर जाके किसके बन जाएंगे प्लस के, 30 माइनस 12, तो यहां से 9x बराबर 18 और x बराबर क्या आ जाएगा 18 बटा 9 बराबर 2। ओके, सो x बराबर आया 3, y बराबर आया कितना, सॉरी x बराबर आया 2 और y बराबर 3। अब ये मान, ये हमारा उत्तर सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो समीकरण 3 में और समीकरण 4 में x और y के ये मान रख के देख सकते हो। ठीक है भाई, सो ये हो गए आपके एक प्रकार से विलोपन विधि के जो बेसिक सवाल है। अब हमें वर्ड प्रॉब्लम करनी है। ठीक है, सो इसका एक क्वेश्चन तो आज देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो आपके बुक का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पर हमें क्या दे रखा है, 2 समीकरण दे रखे हैं, मैं आपको इसमें बेसिक समझा देता हूं करना क्या है। देखो 2x क्वेश्चन नंबर 2 प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिए यहां पर आपको ऐसा ये 2 समीकरण दे रखे हैं और
ऐसा दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, तो m का मान बताना है, m का मान। अब देखिए m का मान हम डायरेक्ट यहां से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास y और x के मान नहीं है, लेकिन यहां ये दो समीकरण दे रखे हैं, इनको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो। समीकरण 1 से x का मान निकाल लो और उसे समीकरण 2 में रख दो, फिर y का मान आ जाएगा, उसे वापस समीकरण 1 में रख देना। इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, x और y के मान आ जाएंगे। ओके, अब x और y के जो मान है वो इस समीकरण में रख दो। x का मान यहां रख दिया और y का मान यहां रख दिया। ऐसा करने पर हमारे पास है ये जो समीकरण बचेगा ना, वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बचेगा, यानी इस समीकरण में केवल एक m का मान ही बचेगा जो हमें पता नहीं है। समझ गए? तो एक समीकरण से हम एक चर का मान निकाल सकते हैं। ओके, सो ये आप खुद करना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।